हेलो दोस्तों, मैं पी.के. सक्सेना, रिटायर्ड कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुझे कल्याणी आईएएस एकेडमी ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो 6वां पेपर होता है, मुख्य परीक्षा का 6वां पेपर जो होता है, उसके संबंध में उत्तरदायित्व सौंपा हुआ है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 2 पार्ट में होता है इसका कोर्स। एक पार्ट शासकीय प्रारूपों के संबंध में होता है और दूसरा निबंध के विषयों के रूप में होता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में शासकीय कार्यालयों में जो उपयोग में आने वाले पत्र होते हैं, लगभग 11 पत्रों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ये सारे लेक्चर्स मेरे कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, उनको आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। आज मैं उसी पेपर के दूसरे भाग को स्टार्ट कर रहा हूं। निबंधों के जो टॉपिक्स हैं, 26 टॉपिक्स हैं करीब करीब कोर्स में, उन 26 निबंधों पर मैंने एक हज़ार शब्दों में अपने शब्दों में उस मटेरियल को ढाला है विषय के हिसाब से, और सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट मैं उसको आप लोगों को पढ़ाता चलूँगा और आशा करूँगा कि आप उसको अच्छे से सुनेंगे तो शायद आपको कुछ लाभ मिल सकेगा। देखिए, निबंधों के लिखने का जो तरीका मेरी समझ में आता है वो ये है कि अगर निबंध को अपन 3 पार्ट में बांट लें तो लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे पहला भाग जनरली अपन पहले कहते थे प्रस्तावना के रूप में, आजकल शायद हेडिंग्स का चलन ख़त्म हो गया है निबंध में लिखने में, तो ये अपन हेडिंग ना डालते ऐसा कर सकते हैं कि जैसे प्रस्तावना वाला जो भाग होता है 150-200 शब्दों के आसपास, चूँकि 1000 शब्दों में अपने को लिखना है विषय के बारे में, तो 3 पार्ट में बांट रहे हैं उसको। तो जैसे प्रस्तावना वाला जो पार्ट हो सकता है उसमें विषय विशेष के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देते हैं 150-200 शब्दों के आसपास। फिर जो मुख्य बात आती है, बड़ा भाग होता है विस्तृत जानकारी देना विषय से संबंधित। बहुत सारे पहलू होते हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग पहलू होते हैं, तो पहलू वाइज पहलू दर पहलू उनका विवरण देते हुए उसमें विस्तृत व्याख्या करते हैं। तो 600-700 शब्दों में वो व्याख्या हो जाती है। और फिर लास्ट में जो निष्कर्ष निकालते हैं अपन, जिसको उपसंहार कहते हैं, तो निष्कर्ष के रूप में 100-200 शब्द वहाँ लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह से विषय के बारे में 1000 शब्दों में अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैटर को लिख सकते हैं। तो निबंधों की श्रेणी में सबसे पहले मैं आज आपको जिस निबंध के बारे में पढ़ाऊँगा उसका शीर्षक है विज्ञान। विज्ञान से संबंधित निबंध एक टॉपिक है, विज्ञान पर निबंध लिखना है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं उस बारे में आपसे चर्चा करूंगा, बताऊंगा। हेडिंग डाल ले अपन ने विज्ञान, अब इस पे अपने को निबंध लिखना है। तो वही जैसा कि बताया, पहले पार्ट में अपन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा परिचय दे सकते हैं, विज्ञान क्या है, क्या उपयोग। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु या विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त होता। कोई भी विज्ञान हो, विज्ञान का सिद्धांत यही होता, परिभाषा यही होती है। बहुत सारे विज्ञान होते हैं, हर विज्ञान की यही परिभाषा होती है कि उससे के माध्यम से हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान वह साधन है जिसके माध्यम से ज्ञान या जानकारी, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान या जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए, विज्ञान के 2 रूप हो सकते हैं, 2 सिद्धांत हो सकते हैं। तो पहले विज्ञान के सिद्धांतों पर चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान के 2 सिद्धांत हो सकते हैं या माने जाते हैं। वो क्या हो सकते हैं? पहला सिद्धांत तो होता है खोज। खोज भी विज्ञान के अंतर्गत आती है। और दूसरा है आविष्कार। आविष्कार भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो 2 सिद्धांत हो गए। एक तो सिद्धांत हो गया खोज का और दूसरा हो गया आविष्कार का। आविष्कार और खोज में अंतर है, अंतर थोड़ा सा है लेकिन अंतर है और बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, खोज का जो सिद्धांत होता है वो जो चीज़ें प्रकृति में व्याप्त हैं, मतलब जिन चीज़ों का पहले से ही अस्तित्व ब्रह्मांड में या दुनिया में है, प्रकृति में है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी लाना। मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज़ ऐसी छुपी हुई है जो इंसान की नज़र से बची हुई, लेकिन किसी ने उसको सामने ला दिया, तो ये तो खोज हो गई कि पहले से ही मौजूद थी, पता नहीं था, उसका पता लग गया। कोई एक व्यक्ति ने साहस किया या उसने कोशिश की और उस चीज़ को उसने सामने ला दिया। ये तो हो गया खोज का सिद्धांत। आविष्कार क्या होता? आविष्कार किसी नई चीज़ के निर्माण को कहते हैं। मतलब जो चीज़ है ही नहीं, उसके बाद भी हमने उसका निर्माण कर लिया,
तो ये आविष्कार में आ गया। तो पहला सिद्धांत हो गया खोज का, जो अस्तित्व में आई हुई चीज़ को ही अस्तित्व में लाना है, और दूसरा आविष्कार का, जिसमें नई चीज़ को अस्तित्व में लाना, नई रचना करके, तो ये आविष्कार के अंतर्गत हो गया। इसका उदाहरण देके मैं आपको जो समझा सकता हूँ कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी। नई दुनिया मतलब अमेरिका की खोज की। तो अमेरिका पहले से ही उसका अस्तित्व था, वो स्थान था, पृथ्वी पर था, लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन उस साहसी नाविक ने साहस दिखाया और उसने नई दुनिया की खोज कर दी, तो लोगों को पता चल गया कि कोई दूसरी दुनिया भी है। आविष्कार का उदाहरण दे सकते हैं परमाणु बम का निर्माण। परमाणु बम पहले से नहीं था, इसकी रचना वैज्ञानिकों ने की, इंसान ने इसको नए रूप में लाए हैं, तो ये आविष्कार हो गया। तो ये दो चीज़ें अपने को समझना पड़ेंगी कि मतलब दो सिद्धांत हो गए विज्ञान के, एक खोज का और दूसरा आविष्कार। अब इसके बाद आते हैं विज्ञान के रूपों के बारे में। शुरू से एक मुहावरा आपने सुना होगा, पहले विषय को आता था, कई बार ये निबंध हो जाए, विज्ञान अभिशाप के रूप में कि वरदान के रूप में सिद्ध करिए। तो ये शुरू से ही जब से विज्ञान चला आ रहा है तब से उसके दो रूप चले आ रहे हैं। एक वरदान के रूप में, यानी जो इंसानियत के लिए हितकारी है, लाभदायक है, फ़ायदेमंद है, और दूसरा है अभिशाप के रूप में, जिसके नुकसान ही नुकसान है, भले ही वो कम हो लेकिन हैं तो वो हैं, कोई नुकसान है तो वो होना है उसके माध्यम से, तो वो हो सकता है। तो दूसरा वरदान के, एक वरदान के रूप में होगा और एक अभिशाप के रूप में हो गया। चलिए इन दोनों रूपों को विस्तृत रूप में कैसे समझ सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंसान जब से इस दुनिया में आया है तो तय है कि उसका विज्ञान से संबंध शुरू से ही रहा है। क्यों रहा है शुरू से? क्योंकि प्रकृति ने इंसान को विवेक दिया है, मस्तिष्क दिया है, और मस्तिष्क के कारण ही वो नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है और उनको खोजने का और उनके आविष्कार का प्रयास करता रहता। दूसरी चीज़, दिमाग के होने से क्या है, असंतोषी प्रवृत्ति भी होती है आदमी के अंदर, उत्सुकता होती है। दूसरा मुहावरा एक सुना होगा आप लोगों ने कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो कोई आवश्यकता महसूस हुई शरीर को या दिमाग ने सोचा कि यार ये चीज़ होना चाहिए, और वो उसके पीछे पड़ गया, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती। तो इस सिद्धांत के तहत भी मनुष्य का दिमाग काम करता है, तो वो अपने दिमाग के कारण नई नई खोजों, नए नए आविष्कारों को सामने लाने में प्रयासरत रहता है। तो ये जब से विज्ञान आया है तब से इंसान का संबंध है, और वो खोजें करता रहा है, आविष्कार करता रहा है। अब चूँकि विवेक दिया है तो कोई भी वैज्ञानिक जब किसी भी सिद्धांत पे काम करता है तो उसके दिमाग में, ये मस्तिष्क में उसके ये तस्वीर साफ होती है कि वो जो खोज या जो आविष्कार, खोज को तो छोड़ दें, जो आविष्कार वो करने जा रहा है वो इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक, माने वरदान है या अभिशाप। ये उसके दिमाग पर निर्भर करता है कि वो क्या खोजता है। वही आ जाती है यहाँ पर बात कि कुछ लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कुछ ऐसे हथियारों की खोज कर लेते कि हम दुनिया पे शासन कर सकें। तो इस तरह के जो आविष्कार होते हैं वो मानवता के हित में नहीं होते हैं। तो ये दो रूप मोटे रूप में हैं विज्ञान के, एक वरदान के रूप में और एक अभिशाप। चलिए वरदान के रूप में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यदि कहें कि विज्ञान इंसान के लिए वरदान है तो उसको कैसे अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए 3-4 क्षेत्र अगर अपन चुन सकते हैं, 4 क्षेत्रों पर अगर चर्चा करें तो अपने को समझ में आ जाता है मुख्यतः कि विज्ञान जो है ना इंसान के लिए किस रूप में वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है। तो इससे सबसे पहले अपन स्वास्थ्य का क्षेत्र ले सकते हैं। स्वास्थ्य, आप हम सब आज अनुभव कर रहे हैं कि चिकित्सकीय प्रणालियों के द्वारा बहुत सारी बीमारियों का त्वरित इलाज हो जाता है और हमें आराम मिल जाता है, हम बीमारियों से छुटकारा पा जाते हैं, तो जीवन जीने का आनंद बढ़ जाता है। अगर ये उपकरण नहीं होते, जैसे पहले ज़माने में, प्राचीन समय में उपकरण नहीं थे, केवल जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था अधिकतर, तो रोग का निदान बहुत समय में होता, तो शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट सहना। तो पहला चमत्कार तो यही मान सकते हैं वरदान के रूप में कि नई नई रासायनिक दवाइयों के ईजाद हो जाने से और उन्नत चिकित्सकीय उपकरणों की आविष्कार से शल्य क्रिया वगैरह जो है इतनी आसान हो गई है कि शरीर में किसी भी अंग को बदलना हो, कोई चीज़ ख़राब हो गई उसको बाहर निकाल सकते, उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, हार्ट रिप्लेस कर देते हैं, किडनी रिप्लेस हो जाती है, किडनी चेंज हो जाती है। बहुत सारी शल्य क्रियाएँ हैं जिसके द्वारा बड़ी बड़ी बीमारियों से इंसान को निजात मिल जाती। चलिए शल्य क्रिया तो है ही चमत्कारिक, क्योंकि आदमी के काटा
काटना, चीरना, फाड़ना बड़ी मतलब सोचने वाली चीज़ थी पुराने ज़माने में। लेकिन उसके पहले एक क्रिया और होती है निश्चेतना की, जिसे एनेस्थीसिया बोलते हैं। किसने खोजी होगी? अगर ये निश्चेतना की क्रिया नहीं होती तो क्या शल्य क्रिया संभव थी? मेरे ख्याल से तो नहीं संभव थी, क्योंकि शरीर में जरा सा भी अगर कोई कांटा चुभ जाए या सुई चुभती है तो कितना दर्द होता, और फिर हिस्से को काटना, चीरना, फिर स्किन को सिलना, तो ये कितना ज़्यादा मतलब कष्टकारी होता। लेकिन इंसान को ये सब करने में कोई कष्टाई नहीं होती, कोई कष्ट महसूस नहीं, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया दे दिया जाता। एनेस्थीसिया की खोज एक चमत्कार ही मानी जा सकती, क्योंकि तभी शल्य क्रिया संभव, और शल्य क्रिया के बाद ही इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात मिली। तो ये एक चमत्कार हो गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। फिर इसका एक ये भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्व मान सकते हैं कि बच्चे के पैदा होते ही कुछ टीका लगाए जाते हैं, जिनके कारण से वो ज़िंदगी भर कई बड़ी बड़ी बीमारियों से सुरक्षित रहता। तो ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम सोचते हैं तो हमें मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि विज्ञान जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे लिए वरदान है और चमत्कारिक रूप से हमको फ़ायदा पहुँचाता है। अब चलते हैं, इसके लिए दूसरा क्षेत्र चुन सकते हैं। दूसरा क्षेत्र ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो सकता है, परिवहन का क्षेत्र हो सकता है। परिवहन के क्षेत्र में आज देखिए आप, दुनिया कितनी छोटी हो गई है। त्वरित गति के उन्नतशील वाहनों की खोज से या आविष्कार से आज इंसान मिनटों में सैकड़ों मीलों की दूरी मिनटों में तय कर लेता। हवाई जहाज़ हैं, रेल हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, कितने साधन हो गए, और पृथ्वी के बाहर जाके भी अपना लोहा मनवा लिया इंसान ने। विज्ञान के भरोसे उसने अंतरिक्ष में भी अपनी पहुंच बना ली, चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच गया, नए नए क्या कहना चाहिए जो होते हैं मौसम की जानकारी के लिए ग्रहों को छोड़ा गया, अंतरिक्ष में ग्रहों को स्थापित कर दिया गया, जिससे मौसम की जानकारी मिल जाती, खनिजों की जानकारी मिल जाती, कोई भी आने वाले खतरे के बारे में सावधानी बरती जा सकती है, पहले से पता हो जाता है तो उससे सुरक्षा की जाती। ये सब चमत्कार हैं। ये मतलब आज तूफान आने वाला है, हमें पता है कि पहले से आ रहा, तो जान माल की सुरक्षा हो गई। तो ये इंसान के लिए कितना बड़ा वरदान हो गया, उसका जीवन सुरक्षित हो गया। और तुरंत गति से पहुंचने में बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। कहीं भी अपने को जाना है, कोई भी कार्य करके लौटना, तो सीमित समय में अपनी समस्या दूर हो जाती। तो इस तरह से ये दूसरा क्षेत्र माना जा सकता है वरदान के रूप में, कि ट्रांसपोर्टेशन त्वरित हो गया और हमको बहुत ज़्यादा उसका लाभ प्राप्त हुआ। इसी तरह से तीसरा क्षेत्र सुन सकते हैं कृषि का। पहले की कृषि के बारे में सोचिए आप कि इंसान दिन भर खेत जोतता था बैलों से और जानवरों से, और कितनी मेहनत करता था। एक दिन में ये थोड़ा सा खेत जोत पाया, फिर बुआई की, फिर फसल आई, पानी परस गया तो ठीक है। कितना कठिन होता था, कितनी मेहनत लगती थी और कितनी सी उपज उसे प्राप्त होती थी। आज देखिए उन्नत कृषि उपकरणों के माध्यम से कृषि का पूरा स्वरूप बदल गया है। ट्रैक्टर, डीजल पंप, हार्वेस्टर, प्लावर, कितने उपकरण ऐसे आ गए हैं जिनसे आसानी हो गई है, कृषि उत्पादन भी बढ़ गया, लागत भी कम हो गई और मेहनत तो कम लगनी ही लगनी, क्योंकि मशीनों का उपयोग होने लगा। स्प्रिंकलर सिस्टम लाए, सिंचाई की समस्या खत्म हो गई, फसल सूखने से बच जाती है। तो कृषि क्षेत्र में ये माना जा सकता है कि इन उन्नत कृषि उपकरणों के माध्यम से इंसान की मेहनत तो कम हुई ही है, साथ में उसको कम लागत में ज़्यादा उपज मिली, जिससे उसको फ़ायदा अधिक मिला। चलिए चौथे क्षेत्र में इसको मान सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आज शिक्षा के क्षेत्र में घर बैठे ही अपने को सारी जानकारी मिल जाती, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सब कुछ अपने पास उपलब्ध है, घर बैठे कोई भी विषय हो, कोई भी शिक्षा हो, उसकी जानकारी प्राप्त हो जा सकती। और मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसका महत्व मान सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में घर बैठे ही हम टीवी पे फिल्म देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। रेडियो का जो आविष्कार है वो भी चमत्कार है, पहले समाचार उन्हीं के माध्यम से सुनते थे, संगीत सुनते थे। तो मनोरंजन भी हमको घर बैठे किस माध्यम से उपलब्ध हो? वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से। तो विज्ञान का मनोरंजन के क्षेत्र में भी महत्व समझ में आता है, और ये माना जा सकता है कि मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है ये वरदान साबित हुआ। देखिए इसी तरीके से कुछ आविष्कारों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे टेलीफोन है, चश्मा है, कान के सुनने की मशीन है। इन सब चीज़ों ने इंसानी जीवन को आसान बनाने के साथ साथ
सुखमय बना दिया, लग्जरियस हो गया। फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, इलेक्ट्रिक की खोज है, बिजली की खोज ने कितना बड़ा वरदान दिया अपने को। इतने सारे उपकरण घर में आ गए कि आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें वरदान की तरह विज्ञान हमारे जीवन में समावेश कर गया है। तो इसके महत्व को हमें समझना होगा कि विज्ञान बहुत अच्छी चीज़ है और ये मानव के हित की चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे इस सिक्के के भी, विज्ञान रूपी सिक्के के भी दो पहलू हैं। एक तो वरदान का हो गया, दूसरा अभिशाप का है। अभिशाप का पहलू है छोटा, बहुत लिमिटेड है, लेकिन बड़ा खतरनाक है। उसका उपयोग अगर हो जाए तो मानवता का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जो कई तरह के ऐसे रासायनिक और परमाणु हथियारों, मिसाइलों की खोज कर ली गई है, जिनका यदि आज इस्तेमाल कर लिया जाए, यदि युद्ध हो और उनका इस्तेमाल हो जाए, तो कल्पना मात्र से ही ये रूह कांप जाती है कि क्या इंसानियत बचेगी, क्या पृथ्वी बच पाएगी, क्या मानव का अस्तित्व बच पाएगा। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इंसान को विवेक दिया है, भगवान ने मस्तिष्क दिया है, तो उसे इसका क्या उपयोग करना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि विज्ञान का हम ऐसा उपयोग करें जिससे मानव के अस्तित्व बना रहे, उसको फ़ायदा हो और मानव जीवन को कोई नुकसान ना हो। इतनी चर्चा करने के बाद अगर हम निष्कर्ष पर आते हैं तो ये कह सकते हैं कि विज्ञान मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसने मानव जीवन को बड़ा आसान और सुखमय बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना होगा, या इंसान को या व्यक्ति को या मानव को ये ध्यान रखना होगा कि चूँकि विवेक हमें दिया है प्रकृति ने, तो विवेकानुसार हमें विज्ञान का ऐसा उपयोग करना चाहिए या ऐसा सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग के रूप में ही उसका उपयोग करें, ताकि मानव जीवन को अधिक से अधिक खुशियाँ मिल सकें, अधिक से अधिक उसका जीवन सुखी हो सके। और ऐसा कोई भी आविष्कार या ऐसा प्रयोग न करें जिससे कभी इस दुनिया पर मानवता के लिए संकट बन सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने आपको निबंध के बारे में, विज्ञान के बारे में समझाया है, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लिखेंगे तो और जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अब आपको मैं प्रैक्टिकल अपने शब्दों में जो मैंने लिखा है विज्ञान की विषय वस्तु को ऐसे को 1000 शब्दों में ढाला है, उसको लिखा है 1000 शब्दों के आसपास। कैसे लिखा है इसको मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ। विज्ञान हेडिंग है, प्रस्तावना, आप प्रस्तावना शब्द को हटा दें, डायरेक्ट लिखना शुरू करें। विज्ञान शब्द का अर्थ है किसी वस्तु या विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का साधन। मैंने बताया था आपको जब मैंने अपने लेक्चर में शुरू किया था कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की परिभाषा है किसी भी विषय या किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक माध्यम है जो विज्ञान होता है। ठीक है, विज्ञान के 2 सिद्धांत होते हैं। ये 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है, प्रथम खोज और दूसरा आविष्कार। प्रथम सिद्धांत में पहले से ही अस्तित्व में होने वाली वस्तु को अस्तित्व में लाना। प्रथम सिद्धांत विज्ञान का क्या है? खोज। खोज का मतलब क्या है? पहले से ही वस्तुएं मौजूद हैं, जानकारी तो है, इस पृथ्वी में उनका अस्तित्व तो है, लेकिन किसी कारण से छुपी हुई हैं और वो अगर सामने ले आई जाए तो वो खोज हो जाती है। यहाँ अस्तित्व का मतलब हो सकता है सामने लाना, सामने ले आना माने दृष्टिगोचर हो जाना। प्रथम सिद्धांत में पहले से ही अस्तित्व में होने वाली वस्तु को दृष्टिगोचर करवा लेना, यानी नज़र के सामने ले आना, तो वो हो गई खोज। और द्वितीय सिद्धांत में बिना अस्तित्व वाली वस्तु को अस्तित्व में लाना। द्वितीय सिद्धांत के अंतर्गत क्या, इनकी अस्तित्व में नहीं है जो वस्तुएं, उनके बारे में नई रचना आपने कर ली तो वो नई वस्तु अस्तित्व में आ गई, तो वो उसका आविष्कार हो गया। प्रथम सिद्धांत के उदाहरण के स्वरूप में कह सकते हैं कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नई दुनिया यानी अमेरिका पहले से मौजूद था, मालूम नहीं था इंसानों को। एक साहसी वैज्ञानिक ने प्रयास किया और उसने बता दिया कि नई दुनिया भी कोई होती है, इस दुनिया के अतिरिक्त भी एक नई दुनिया होती है। तो वो चीज़ मौजूद थी लेकिन उसकी खोज कर ली गई कि है, तो वो खोज में आ गई।
जबकि दूसरे सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं कि परमाणु बम का आविष्कार किया गया। ओके, परमाणु बम का अस्तित्व तो पहले से नहीं था। जब धरती या प्रकृति पैदा हुई या इंसान पैदा हो तब परमाणु बम उपस्थित नहीं था, उसका अस्तित्व नहीं था। लेकिन उसका अस्तित्व आ गया तो वो आविष्कार हो गया, क्योंकि ये एक नई चीज़ हो गई, पहले से मौजूद नहीं थी, नई रचना हो गई, तो ये आविष्कार की श्रेणी में आ गई। ये दूसरा सिद्धांत हो गया। ठीक है, जैसे दो सिद्धांत के रूप में देखते हैं विज्ञान को, वैसे ही दो रूपों में भी देख सकते हैं, एक वरदान के रूप में, दूसरा अभिशाप के रूप में। बहुत पहले से ये विज्ञान के शीर्षक के बारे में ये एक मुहावरा सा चलता चला आ रहा है, सिद्ध कीजिए विज्ञान अभिशाप है कि वरदान। तो इसे ही बस विषय वस्तु अपन लिखते चले आए। तो शुरू से ही विज्ञान के दो रूप मौजूद माने जाते रहे हैं, एक वरदान के रूप में यानी लाभदायक, और दूसरा अभिशाप यानी हानिकारक। विज्ञान और मनुष्य के संबंध के बारे में ये कहा जा सकता है कि इंसान जब से इस दुनिया में आया है विज्ञान से उसका सीधा संबंध रहा है। ये ऐसा सिद्धांत माना गया है कि विज्ञान और इंसान दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलते रहे हैं। जब से दुनिया में इंसान आया तब से उसने विज्ञान को माध्यम बनाया हुआ है। अब ये क्यों माना जाता है? क्योंकि मनुष्य को प्रकृति ने विवेक के रूप में मस्तिष्क दिया है। मस्तिष्क सबको दिया है, जानवरों को भी दिया है प्रकृति, लेकिन उनको सीमित मात्रा में दी। इंसान का मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं, असीमित मस्तिष्क दिया है उसको, और उसका उपयोग वो नई नई वस्तुओं की खोज और आविष्कार में करता है। खोज में भी उसका उपयोग करता है दिमाग का, और आविष्कार में भी उसका उपयोग करता है। और इसी विवेक के कारण विज्ञान को वरदान और अभिशाप के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं, विज्ञान से फ़ायदा भी है और अभिशाप भी है। जैसा आपने को मालूम है कि जो घातक हथियारों की जो रचना हुई है वो अभिशाप के रूप में, लेकिन है उसी दिमाग का कमाल। इंसान का जो दिमाग है उसमें ही उसने सब सोचा है कि हमें विज्ञान का क्या उपयोग करना है। कोई भी व्यक्ति जब वैज्ञानिक के रूप में काम करता है तब उसके दिमाग में एक तस्वीर साफ होती है कि वो जो भी आविष्कार कर रहा है या जो चीज़ बना रहा है वो इंसान या इंसानियत के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक। ये कहना गलत है कि भूल से हो गया, नो। विवेक हमेशा आदमी को बताता है कि वो जो करने जा रहा है सही है या गलत। तो कोई भी खोज या कोई भी रचना जब होती है तो उसके बारे में ये मालूम होता है कि वो मानवता के लिए वरदान है या अभिशाप, फलदायक है या हानिदायक है। तो यही अब ये विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना विवेक किस तरफ लगाते हैं। ओके, अब देखिए जो अभिशाप वाला सिद्धांत है, यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा अपने को कि विज्ञान मानवता के लिए अभिशाप है। ये सिद्धांत केवल आविष्कार पर लागू होता है, खोज पर लागू नहीं होता। विज्ञान अगर अभिशाप है मानवता के लिए तो वो आविष्कारों के रूप में जो नई चीज़ों की रचना हो रही है ना, उससे अभिशाप के रूप में वो प्रस्तुत हो सकता, खोज के रूप में कभी नहीं प्रस्तुत हो सकता। क्यों? क्योंकि खोज किन चीज़ों की होती है? जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद हैं। तो प्रकृति में जो भी चीज़ मौजूद हो वो इंसान या इंसानियत के लिए लाभदायक तो हो ही नहीं सकतेगा, हानिकारक तो हो ही नहीं सकती, हमेशा लाभदायक। प्रकृति कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाती है जिससे इंसान को नुकसान हो। ये इंसान के विवेक पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कैसे करता है। लेकिन प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं वो हमेशा लाभदायक होती। तो खोज कभी भी ऐसी नहीं हो सकती जो इंसान के लिए हानिकारक हो, क्योंकि वो पहले से जो चीज़ मौजूद है उसी के बारे में पता लगना है। वो प्राकृतिक चीज़ें कभी नुकसानदायक। आविष्कार के रूप में ज़रूर अभिशाप हो सकती, क्योंकि वो दिमाग की खोज है कि उस नई रचना हो रही है, उसमें आप क्या क्या ऐसा बनाते हो कि जो लाभदायक भी हो सकती है और नुकसानदायक हो सकती है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यह बात केवल आविष्कार पर लागू होती है, खोज पर नहीं, क्योंकि खोज का सिद्धांत तो पहले से ही अस्तित्व में रहने वाली वस्तुओं पर ही लागू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई गई हैं वो मानव के लिए हानिकारक तो हो ही नहीं सकती हैं। ये एक सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य की असंतोषी प्रवृत्ति और स्पर्धात्मक स्वभाव। यानी एक तो असंतोष रहता है आदमी के अंदर, हमेशा कभी संतुष्ट नहीं होता, और हमेशा स्पर्धा की उसकी प्रवृत्ति होती, स्वभाव होता है इंसान में कि दूसरे से स्पर्धा रखता, मैं उससे आगे निकल जाऊँ, उसने अगर ऐसी चीज़ बनाई तो मैं उससे और परिष्कृत चीज़ बना लूँ। एक स्पर्धा
की प्रवृत्ति इंसान के कारण, और इन्हीं दो कारणों से आज के युग में अपने विवेक के माध्यम से विज्ञान का ऐसा भीभत्स चेहरा प्रस्तुत किया है जिसके बारे में सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। मतलब ऐसे ऐसे हथियारों की खोज हो गई है, ऐसी रचनाएं हो गई हैं कि यदि आज उनका उपयोग हो जाए तो पूरी दुनिया के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमारी रूह कांप जाती है और मन के अंदर से ऐसी कल्पना उत्पन्न होती है कि विज्ञान का ये संहारक कदम कहाँ संपूर्ण मानव जात को ही ना निगल जाए। ओके, ये लिखने की एक शैली है, आप अपने शब्दों में इसको ढाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के दो रूप होते हैं, उन दोनों रूपों के बारे में पढ़ाता हूँ आपको। विज्ञान के दोनों रूपों का विवरण। विज्ञान हमेशा दो रूपों में विद्यमान रहता है, पहले ही बताया आपको, लिखने में भी अपने को लिखना है कि विज्ञान हमेशा दो रूप में विद्यमान रहता है, एक वरदान के रूप में और एक अभिशाप के रूप में। वरदान के रूप में, यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं, वरदान के रूप में। वास्तव में यदि विज्ञान को मानव के लिए वरदान कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति की मतलब बहुत ज़्यादा अधिक कहना किसी के बारे में, मतलब बढ़ा चढ़ा करके ना। अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है। तो ये एक साहित्यिक शब्द है, इससे भाषा अच्छी लगती है। तो वरदान के रूप में क्या कह सकते हैं, वास्तव में यदि विज्ञान को मानव के लिए वरदान कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज विज्ञान के द्वारा ही मनुष्य का जीवन सुखमय हुआ है। वरदान के रूप में विज्ञान ने मनुष्य को कई क्षेत्रों में या अनेक क्षेत्रों में अद्भुत क्षमताओं से नवाजा है। आगे चलते हैं, उनको देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने समय और शब्दों के हिसाब से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला क्षेत्र ले सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसा कि बताया कि अनेक बीमारियों का इलाज आज संभव हुआ है। टीकाकरण होने से बच्चों की ज़िंदगी पैदाइशी से लेके बड़े होने तक सुरक्षित रहती है। शल्य क्रिया के लिए जो चिकित्सकीय उपकरणों का आविष्कार हुआ, उससे शल्य क्रिया कितनी आसान हो गई, बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात मिली। तो उसको लिख सकते हैं विज्ञान का मनुष्य को यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण वरदान माना जाए तो वो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उन्नत वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्तमान में मनुष्य के स्वास्थ्य में चार चांद लग गए हैं। ये भाषा लिखने की शैली होती है। उन्नत चिकित्सकीय उपकरणों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शल्य क्रिया, ये एक गुण हो गया। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन जिनको कहते हैं। आज मनुष्य बड़ी से बड़ी बीमारी से अल्प समय में ही निजात पा सकता है। बताया आपको कि ऑपरेशन करके व्यक्ति को 1 या 2 दिन बाद डिस्चार्ज करके हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता। तो विज्ञान का चमत्कार है कि इतनी जल्दी शल्य क्रिया के बाद आदमी स्वस्थ होकर और घर चला जाता और अपने काम कर सकता है। ठीक है। मानव शरीर के स्वस्थ या खराब अंगों का प्रत्यारोपण भी उन्नत चिकित्सीय प्रणाली से ही संभव हो सका है। मतलब किडनी चेंज हो जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरीर के खराब अंग हो जाते हैं, उनको निकाल के दूसरे अंग लगाए जा सकते हैं। जिस तरह से शल्य क्रिया के माध्यम से मानव के अंदर की जटिल बीमारियों का निदान किया जा सकता है, उसी तरह से विभिन्न रासायनिक दवाओं के माध्यम से भौतिक बीमारियों का भी निदान किया जा सकता है। आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि शल्य क्रिया तो अपनी जगह है ही है चमत्कारिक, लेकिन जो रासायनिक दवाइयाँ हैं उनसे जो भौतिक बीमारियाँ होती हैं, जैसे बुखार आदि आते हैं, तो इनसे भी इंसान को निजात मिल जाती है और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। ओके, तो स्वास्थ्य का क्षेत्र में बताया। आप और अपनी समझ से चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया है। दूसरा क्षेत्र ले सकते हैं परिवहन के क्षेत्र में। विज्ञान द्वारा मानव को दूसरा वरदान तीव्र परिवहन क्षमता के रूप में प्रदान किया जाना माना जा सकता है। उन्नत परिवहन के साधनों के माध्यम से मनुष्य ने पृथ्वी के बाहर भी, यानी पृथ्वी के बाहर का अंतरिक्ष में भी अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया। लोहा मनवाना मतलब अपनी ताकत को सिद्ध कर देना होता है। तो पृथ्वी के बाहर ग्रहों, जहाँ की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि ग्रह तो इतनी दूर होते हैं, यहाँ कैसे पहुँचेंगे, कहाँ उड़ के जाएंगे, तो वो भी विज्ञान का चमत्कार है कि पृथ्वी के बाहर जाकर अंतरिक्ष में अपनी बुद्धि का
लोहा मनवाया है। ग्रहों की गति, मौसम परिवर्तन की जानकारी और प्राकृतिक स्रोतों की पूर्ण जानकारी के माध्यम से आज मनुष्य का जीवन बहुत ही सुखमय और सुरक्षित हो गया। किसी भी आपदा की सूचना एडवांस में मिल जाती, भूकंप आना है पता चल जाता, तूफान आना है तो पता चल जाता है, पहले से ही पता चल जाता, तो सुरक्षा कर लेते हैं। मतलब आदमियों की ज़िंदगी की सुरक्षा बढ़ जाती है, बढ़ी हुई है। अपन देखते हैं तूफान आया, पहले से जानकारी है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। भूकंप आया तो वहाँ से भी पता है कि हटा दिया जाए आम जनता को, ताकि नुकसान ना हो। तो ये सारे चमत्कार ही हैं। आवागमन के विभिन्न साधनों के आविष्कारों ने आज मीलों की दूरी मिनटों में तय किया जाना संभव की। जानते हैं अब वो हवाई जहाज़ बन गए, ट्रेन बन गए, हज़ारों किलोमीटर की दूरी को थोड़े से घंटों में तय कर सकते हैं। पहले पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, फिर साइकिल का ईजाद हुआ, फिर कार आई, फिर बस आई, फिर ऐसे करके फिर हवाई जहाज़ आया, और अब तो अंतरिक्ष में यान भी जाने लग गए हैं। तो ये सब वैज्ञानिक चमत्कार हैं, और इन सब चीज़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है। ये एक मुहावरा है कि जब आप मीलों की, हज़ारों मीलों की दूरी कम समय में तय कर लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, चलिए मनोरंजन के क्षेत्र में देखते हैं क्या चमत्कार हुए हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक संसाधनों ने एक क्रांति ला दी है। दूरदर्शन, रेडियो एवं थिएटर में मनोरंजन फिल्में, ये सब सारे साधन आज अपने को घर बैठे उपलब्ध हो गए हैं। दूरदर्शन पे सारी फिल्में, सारे सीरियल, सारे नाटक, अपने मनपसंद का जो भी मनोरंजन है वो अपने को घर बैठे उपलब्ध है ना। रेडियो से संगीत सुन सकते हैं घर बैठे। थिएटर भी एक खोज है, फिल्म देखना, पर्दे रील बनाना। तो ये सब साधन जो है ना विज्ञान के कारण ही संभव हुए हैं। आज मानव घर बैठे बैठे ही मनोरंजन और संगीत का आनंद ले सकता है। अब थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बात कर लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिस्टम है वो भी विज्ञान की देन है। आज घर बैठे बड़ी से बड़ी शिक्षा, और कोई भी शिक्षा हो, कोई भी विषय हो, उसको अपन घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक चमत्कार है कि घर बैठे सारे स्कूलों की जानकारी अपने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद कृषि के क्षेत्र में भी इसको क्रांतिकारी माना जा सकता है। मतलब कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान जो है ना एक वरदान के रूप में ही इंसान के लिए सिद्ध हुआ है। कैसे सिद्ध हुआ है इसको देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से सोच सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या क्या चमत्कार हैं कृषि के क्षेत्र में। पहले जो क्रियाकलाप आदमी के हाथ करते थे वो सारे कार्य आज मशीनों द्वारा होने लगा है। पहले इंसान हल चलाता था, बैल लगाता था, खुद मेहनत करता था, तब कहीं जाके खेती हो पाती थी। ज़मीन जोत रहे हैं, फिर बीज बो रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, क्या होगी फसल। अब ये सब चीज़ें नहीं हैं। जो उन्नत कृषि उपकरणों का जो खोज की गई है उनमें क्या है, ट्रैक्टर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर बोलते हैं, हर फसल के लिए वो उपयोग में आ जाता है। डीजल पंप है, इससे पानी अपन खींच सकते हैं, है ना। स्प्रिंकलर, ये एक सिस्टम होता है सिंचाई का, पानी नहीं बरस रहा है तो सारे पेड़ों में पानी स्प्रिंकलर के सिस्टम से अपन दे सकते हैं। आदि उपकरणों ने वर्तमान में खेती को बहुत आसान बना दिया है। आसान हो गई खेती, इंसान को कम मेहनत करना पड़ती है, लागत कम लगती है और उसको उपज भी ज़्यादा मिलती है। वही लिखा है, कृषि उपकरणों के माध्यम से कम समय में अधिक कार्य हो जाने से कृषकों की लागत में कमी और आय में वृद्धि। ये दो विशेष चीज़ें अपन लिख सकते हैं। एक तो मतलब इन्वेस्टमेंट कम हुआ और प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, लागत में कमी और आय में वृद्धि स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। कुछ शब्दों को ऐसा समावेश किया जाता है जिससे वाक्य सज जाता है, अच्छा लगने लगता है। तो यही कोशिश आपको भी करनी है कि ऐसे लिखते समय ऐसे शब्दों का चयन करें कि वाक्य थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। ओके, अब आते हैं अभिशाप के रूप में। अभी अपन ने वरदान देखे कई क्षेत्रों में,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पे जो आविष्कार हुए हैं वो आप बढ़ा के लिख भी सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विज्ञान के चमत्कार देखने को मिलते हैं और वो इंसान के लिए एक वरदान सिद्ध हुए हैं। अब अभिशाप के रूप में इसको देखते हैं। अभिशाप के रूप में कैसे देख सकते हैं? जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि दो सिद्धांत होते हैं विज्ञान के, एक खोज वाला और एक आविष्कार वाला। खोज वाले में यही बताया था कि चूँकि जो पृथ्वी में उपस्थित चीज़ें जिनका अस्तित्व पहले से उनकी खोज होती है तो खोज कहलाती है, और अगर नई चीज़ की रचना कर दी जाती तो आविष्कार कहलाता है। तो खोज में तो अभिशाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं और प्राकृतिक चीज़ें कभी नुकसान नहीं हो सकती, नुकसानदायक नहीं हो सकती इंसान के लिए। लेकिन अभिशाप के रूप में आविष्कार का जो भाग होता है विज्ञान का, वो अभिशाप के रूप में भी प्रकट हो सकता है। यानी आविष्कार मानव के हित में भी हो सकता है और अहित में भी हो सकता है, उससे नुकसान भी हो सकता है मानव जाति को। कैसे हो सकता है? विभिन्न तरह के रासायनिक हथियारों एवं परमाणु शक्ति से संपन्न निर्मित हथियारों एवं खतरनाक मिसाइलों के निर्माण ने आज मानवता के अस्तित्व, ये कुछ अच्छे शब्द लगते हैं जिनसे वाक्य अच्छा बनता है, मानवता के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये लिखने की एक शैली है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। विभिन्न तरह के रासायनिक हथियारों, बहुत सारे रासायनिक हथियार हैं, केमिकल वेपन्स जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, और परमाणु एटम बम वगैरह, मॉलिकुलर बम, सब ये जो हैं ये सब मानवता के अस्तित्व पर, अगर इनका उपयोग कर लिया जाए तो मानवता के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा सकता है। नेक्स्ट, आज युद्ध की कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। अगर आप कल्पना करें कि अगर युद्ध हो जाए दो देशों में तो क्या स्थिति होगी। अगर इन हथियारों का समावेश हो जाएगा, अगर इनका प्रयोग हो जाए युद्ध में, तो स्थिति कहाँ पहुँचेगी। यदि इन घातक हथियारों के साथ युद्ध हुआ तो यह पृथ्वी मानव के रहने लायक नहीं रह जाएगी। देखिए, हिरोशिमा की घटना आपको मालूम होगी, एक परमाणु बम गिरा था, आज तक वहाँ पर उसके बैड इफेक्ट अपने को दिखाई दे रहे हैं, वहाँ की जनता महसूस कर रही है इस बात को। तो एक एटम बम जिसका ये परिणाम निकला था कि इतने सालों तक भी उसका असर आज है। अगर अब के बनाए हुए हथियार जो उससे भी ज़्यादा घातक हथियारों की खोज हुई, अगर उनका उपयोग हो जाएगा तो क्या होगा, मानवता के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अभी तो मानवता तो है, एक ही देश के लोग परेशान, लेकिन अगर आज जो हथियार बन गए हैं अगर उनका युद्ध में उपयोग हो जाए तो मानवता के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, मतलब मनुष्य का रहना मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब आते हैं किसी भी जो निबंध का अंत करते हैं, जो निष्कर्ष निकलता, जिसको उपसंहार के रूप में बोलते हैं। आप यहाँ से उपसंहार शब्द को हटा सकते हैं, ठीक है। सीधा लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः शब्द यहाँ लिख सकते हैं आप। विज्ञान के द्वारा हर दिन हमारा एक नई खोज, एक नए उत्पाद से परिचय होता है। रोज़ रोज़ नई नई खोजें होती हैं, अच्छा लगता है। इनमें मोबाइल और कंप्यूटर के आविष्कार आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। सोचिए, मोबाइल आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, पहले का सोच के, अब नहीं, पहले का सोच के देखिए कि मोबाइल क्या चमत्कार नहीं है आज के समय में। अगर पुराने समय से तुलना करें, जब एक फ़ोन करने के लिए घंटों आदमी को इंतजार करना पड़ता था, और आज चाहे कहीं भी हो, वो किसी भी स्थिति में हो, अपनी बात, अपना मैसेज दे सकता है और ले सकता है। चमत्कार है। कंप्यूटर, हर जानकारी भर सकते हैं इसमें, और कितनी जानकारी भर के कितने तरह के आंसर इससे ले सकते हैं। तो ये मोबाइल और कंप्यूटर, ये भी एक तरह के चमत्कारिक आविष्कार हैं, है ना, जो विज्ञान का महत्व दर्शाते हैं कि इन सब चीज़ों से हमारा जीवन कितना आसान हो गया है। ठीक, अब उसको लास्ट में लिखते हैं, वास्तव में अगर माना जाए तो कहा जा सकता है कि विज्ञान स्वयं में एक शक्ति नहीं है। विज्ञान का क्या है, वो स्वयं में एक शक्ति नहीं है, लेकिन जब मनुष्य के हाथ में होता है तब वो शक्तिशाली हो जाता है। जब विज्ञान का उपयोग मनुष्य करने लगता है तो वो शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, विज्ञान पूरी तरह से मनुष्य पर निर्भर है, अतः यह मानव को सोचना है कि इसका उपयोग कब और कैसे किया जाए। आपके हाथ में कोई चीज़ है, आप उसके मालिक हैं,
तो ये आप पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसा करते हैं, यानी उसका अच्छा उपयोग करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं। यही यहाँ पर लिखा है कि चूँकि मानव को सोचना है, मानव साइंस का स्वामी है, स्वामी को ये सोचना है कि इसका उपयोग कब और कैसे किया जाए। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, उपसंहार में हमेशा ये एक शब्द अपन ले सकते हैं आखिरी में लिख, जो ऊपर हमने विश्लेषण किया है, अभिशाप है, वरदान है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान, ये सब विश्लेषण किया ना ऊपर। तो उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्धि से युक्त मानव, विवेक और बुद्धि दी है प्रकृति ने मानव को, विज्ञान का उपयोग मानव के हित के लिए करना चाहिए, ना कि मानवता को नष्ट करने के लिए। ठीक है, मनुष्य जब अपने विवेक का सही उपयोग करेगा तभी विज्ञान मनुष्य जात के लिए वरदान सिद्ध होगा। ये हो गया, ऐसे आपको मैंने लिखना बताया, अपने शब्द बताए, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रयास ये करिए कि पढ़ने के बाद लिखने की आदत डालिए। जितनी आदत अपनी आप लिखने की बनाएंगे उतना ही आसान होगा आपको किसी भी विषय को समझना, उसको आत्मसात कर लेना और उसको ज़रूरत पड़ने पर लिख लेना। एक बार आपने लिख के प्रैक्टिस कर ली तो आपके हाथ कभी धोखा नहीं देंगे, आपका माइंड एकदम से आपको क्लिक करेगा कि फलाने विषय के बारे में ये ऐसा लिखना है, और राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। लिखने की प्रैक्टिस होने से आप एक लिमिटेड समय में अपने शब्दों को लिखने की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपकी कोई क्यूरियोसिटी रह गई हो तो कल्याणी IAS अकेडमी इंदौर के मेल बॉक्स पर जाकर आप अपनी क्यूरियोसिटी डाल सकते हैं, जिसका मैं आपको समाधान करूँगा। कोशिश नहीं करूँगा ही। अगर आपकी कोई क्यूरियोसिटी आती है, फिर वही एक बार निवेदन करूँगा कि मैंने जो पढ़ाया है उसको आपने समझा होगा, समझने के बाद उसको अपने शब्दों में लिखिए। शब्दशः कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे ही शब्द आप लिखें, शब्द आपके हो सकते हैं, बस विषय विशेष के बारे में आपकी सोच होना चाहिए और शब्दों का चयन और वाक्यों की निरंतरता बनी रहना चाहिए। यही लिखने की एक कला होती है। इसकी कोशिश करिए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या पढ़ाया है और अपने को कैसे उसको लिखना है। ओके, थैंक यू।